बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप पर हमला, ये कातलाना हमला कोल थॉमस एलन की जानिब से किया गया। कैलिफोर्निया का ये रिहायशी है, ये डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरा हमला है। जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों इस अशाइये में मौजूद थे, जो व्हाइट हाउस के जो सहाफ़ी हैं उनके एजाज़ में दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद प्रेस ब्रीफिंग की, उसमें कहा गया कि वो इस हमले का टारगेट थे और कहा कि वो दोबारा से इशाइया बुलाएंगे। उनकी तो कोशिश थी कि वो दोबारा से इस मीटिंग में आए, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से उनको मना कर दिया गया। ये हमला एक ऐसे वक्त में किया गया है जब मशरिक़ वुस्ता में हालात ख़राब हैं और अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक सेंटिमेंट पाया जाता है। इसकी क्या वजूहात हैं, आज प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब अब्बास इराक़ची साहब क्या दोबारा से मीटिंग करेंगे, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स होगा, इसके बारे में हतमी तौर पर कोई बात नहीं की जा सकती, लेकिन ये हमें मालूम है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जारी हैं और दोनों साइड्स की जानिब से कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया गया जो ये हमें बताए कि दोनों जो साइड्स हैं वो बैठने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी ट्वीट में कहा था, वी आर जस्ट अ कॉल अवे, हम एक कॉल पर वापस आ जाएंगे, लेकिन हम 16 घंटे ज़ाया नहीं करना चाहते पाकिस्तान ट्रैवल करके और उसके नतीजे में कुछ हासिल ना हो। हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स मौजूद हैं, हम उनको खेलेंगे। दूसरी जानिब ईरान कह रहा है कि यूएस का जब तक ये धमकी आमेज रवैया रहेगा तब तक बात नहीं हो सकती। यूएस को साथ मुज़ाकरात में बैठने के लिए नेवल ब्लॉकेट को खत्म करना होगा। क्या सूरत हाल बनने जा रही है, इस पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, हमें ज्वाइन किया है। मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब ने, दिफाई तज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर हामिद अल मशरकी, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। समरेज साहब, आपसे आगाज़ करूँगा, आप क्या समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर यह हमला क्यों किया गया और इसको किस चीज से लिंक किया जा सकता है? मशरिक़ वुस्ता में जाहिर बात है हालात, अमेरिका की जंग, इस पर भी बात हो रही है, लेकिन ये इंडिविजुअल एक्ट ज्यादा लग रहा है और जो कि वहां का अमेरिकी मीडिया भी रिपोर्ट करता है। आपकी क्या राय है इस पर? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। देखिए, वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसको कंडेम किया जा सकता है, लेकिन कुछ रियलिटीज हैं जो हमने अपने जेहन में रखनी है। नंबर वन ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप थ्रू आउट कंट्रोवर्शियल रहे हैं। जो अमेरिका है वो बुरे तरीके से डिवाइडेड है, उनको अपने पॉलिटिकल चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। हमने यहाँ भी ये भी देखा कि ऐसी एक्टिविटीज अमेरिका में हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। कैपिटल हिल के ऊपर अटैक, रॉयट्स का होना, फिर उसके बाद जो इलेक्शनरियन कैंपेन में प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर कातलाना हमला होना, और अब ये मेरे नज़दीक उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसमें मल्टीपल, एक तो मोस्ट लाइकली मैं समझता हूँ कि ये उनकी इंटरनल जो डायमेंशंस है उसका पेश खैमा है, लेकिन ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि जूइश लॉबी के हाथों में मजबूर है और एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उस सिलसिले में भी देखा जा सकता है कि कहीं उन पे और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने के लिए इस तरह की एक्टिविटी ना प्लान की गई हो। दूसरा ये है कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर प्रेशर डालना हुआ तो इसको उनके साथ भी लिंक किया जा सकता है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक इन चीज़ों, इस तरह की कोई लाइन नहीं अडॉप्ट की गई, लेकिन एक तो इंटरनल उनके डायनेमिक्स वो हो गए, और दूसरा ये है कि जूइश लॉबी भी ऑर्केस्ट्रेट इस तरह की एक्टिविटी कर सकती है टू पुट मोर प्रेशर ऑन प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि इस वक्त जो अहदाफ हैं इस जंग के, वो अमेरिका के और इसराइल के कन्वर्ज नहीं कर रहे। इसराइल जो है वो ज़्यादा हॉकिश एटीट्यूड अपनाए हुए है, और अमेरिका उनकी डिमांड भी बड़ी सख्त है, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश है कि इसको किसी फॉर्म में जो है वो नेगोशिएटेड सेटलमेंट सीख की जाए। लेकिन जो इसराइलीज हैं वो बार बार कहते हैं कि व्हाटएवर द आउटकम, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए फर्दर ऑपरेशंस को परसू करेंगे। तो इन एंगल से देखा जा सकता है। लेट्स सी आगे मजीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। हामिद साहब, आप क्या समझते हैं? जाहिर बात है जब भी कोई वाकया होता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी होती हैं, फिर आलमी जो हालात चल रहे हैं उनसे भी लिंक किया जाता है। आप समझते हैं दैट माइट बी अ प्लान्ड अटैक?
नहीं, मैं इसको जरा किसी और नज़र से देख रहा हूँ ज़ैदी साहब। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो बड़ी ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि इट्स ए लोन इंडिविजुअल्स एक्ट, एक अकेले शख्स का, एक फर्द वाहिद का एक ये एक्शन है। इसका अभी तक किसी से कोई अटैचमेंट या लिंकेज ना तो शो हुआ है, ना कंफर्म हुआ है, ना ही कहीं पर आ रहा है। सो इस हवाले से इसको मौजूदा ईरान इसराइल जो जंग है, ईरान इसराइल और अमेरिका की जो जंग है, मैं समझता हूँ इस पे इसको असरअंदाज इस तरह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, अमेरिका के अंदर अभी जो सर बात कर रहे थे, जूइश लॉबी का जो एक असर है ना, उसके साथ साथ अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी अवेयरनेस आ गई है कि वो जो जनरेशन है वो ये समझती है कि इसराइल की वजह से अमेरिका की अपनी जो अफादियत है, या अमेरिका जो है वो उनकी प्रॉक्सी बनता जा रहा है। अमेरिका ने उनकी जंग अपने गले डाली है। अमेरिका जो है वो ईरान की दलदल में इसराइल की वजह से गया है। एक जनरल परसेप्शन है कि अभी ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा था मेगा, उसके अंदर कहीं भी इसराइल का दखल नहीं था, बल्कि अमेरिका की बात हुई थी। लेकिन इस जंग ने सारे डायमेंशंस बदल दिए हैं। पब्लिक के अंदर एक बहुत ज्यादा एप्रीहेंशंस हैं, तहफुजात हैं। चाहे वो पेट्रोल की प्राइस आप ले लें, कहाँ चली गई है, $3 पर गैलन के ऊपर प्राइस बढ़ गई है। जो 3.8 था वो इस वक्त 6.7 पे चला गया है पर गैलन। उसके बाद आप स्टॉक मार्केट देखें, उसके बाद उनका हेल्थ सिस्टम देखें, उसके बाद उनकी इन्फ्लेशन देखें। तो एक जनरली अमेरिकन ये समझ रहा है मौजूदा हालात में, और फ्रस्ट्रेटेड है सख्त अमेरिकन, कि जी हम जो हैं वो इसराइल की प्राइस पूरा अमेरिका क्यों दे। एक 28 करोड़ अमेरिकन उसकी प्राइस पे करते हैं। अभी आपको पता है लास्ट वीक जो अमेरिका का दिफाई बजट मंजूर हुआ है, उसमें 750 अरब डॉलर सिर्फ इसराइल के लिए रखे गए हैं। नियरली $1 ट्रिलियन, $750 बिलियन। अच्छा, उसके ऊपर बड़े तहफुजात होते हैं। लेकिन चूंकि हमें भी पता है कि अमेरिकन सेनेट और कांग्रेस में जूइश लॉबी का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, इन्फ्लुएंस है, वो चला गया, वो अप्रूव हो गया। मकसद कहने का ये है कि इसको हम दो एस्पेक्ट में देखेंगे। एक तो हो सकता है इट कुड बी फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम इंडिविजुअल अमेरिकन, क्योंकि उस वीडियो में जो आवाजें आ रही हैं यूएसए 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 फर्स्ट, अगर आप उस वीडियो का अगर मैं एक ओवरव्यू देखूं तो उसके अंदर जो स्लोगन या जो बात की गई वो सिर्फ यूएसए के बारे में की गई। सो इट कुड बी अ सेंटीमेंट कि आप यूएसए के बारे में बात करें, आप इसराइल के इन्फ्लुएंस से बाहर आए। दूसरे एंड के ऊपर मैं छोटी सी बात कर दूं, वो ये है कि अगर ये प्लांटेड है तो मैं ये कहूंगा कि ये सैडली इट इज वेरी बैडली एक्सपोज्ड देन, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा लिंकेज नजर नहीं आ रहा जिसमें ईरान को या किसी को भी इस पे ब्लेम किया जा सके। एक वहां का शहरी है, वहां का है, एक मोस्ट सिक्योर जगह के ऊपर हो रहा है। एक आप समझ रहे हैं कि ऐसा डिनर जो कॉरेस्पॉन्डेंस का डिनर है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट एक जगह है। यानी अमेरिका में अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो वो द मोस्ट सिक्योर प्लेस ऑन द प्लेनेट अर्थ कहलाता है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज द होल सिनेरियो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर खुर्रम आपकी जानिब बढ़ूंगा। आप क्या समझते हैं, जिस तरह से डिवाइड की बात की गई, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में डिवाइड देख रहे हैं, और एलिजली जो अटैकर है अगर उसकी प्रोफाइल देखें तो उसने $25 शायद फंड किए थे कैमला हैरिस को। तो ये आप भी समझते हैं कोई जो डिवाइड है उसकी जानिब से लेफ्टीज का जो राइटिस्ट हैं उन पर एक अटैक है? आप किस नज़र से देखते हैं? आज डोनाल्ड ट्रंप पे ये जो हमला हुआ है, ये जेन्युइन अक्कासी करता है इस वक्त अमेरिकी माशरे में जो गुस्सा पनप रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अटैकर का ताल्लुक कैलिफोर्निया से है, और ये डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर भी रहे हैं। इन्होंने कुछ चंदा भी दिया था उसको। लेकिन ये सिर्फ समाज और रियासत की तकसीम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जो रप्चर आ चुका है इस वक्त अमेरिकन सोसाइटी में बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स पॉलिसी, ये उसका एक और शाखसाना है। इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ डिफरेंट इंसिडेंट्स जो पिछले चंद हफ्तों में हमने देखने को मिले, कि टॉप इनके जो ऑफिशियल्स हैं वो रिजाइन कर रहे हैं। काउंटर टेररिज्म के जो हेड थे उन्होंने रिजाइन किया कुछ हफ्ते पहले। अभी इनके जो नेवल सेक्रेटरी थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक रिफ्ट आ रही है, बल्कि जो अमेरिकी माशरा है उसके साथ भी ट्रंप उस तरह से जुड़त नहीं कर पा रहे। और अगर ये ईरान की जंग इसी तरह से जारी रहती है तो ये जो गुस्सा है इस वक्त अमेरिकी समाज में, ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। डेमोक्रेट्स यूजुअली डू नॉट हैव एनी ट्रेडिशन, इनकी कोई रिवायत नहीं है कि वो वायलेंस का इस्तेमाल करें। लेकिन जब एक नॉर्मल वोटर भी ये देखता है कि उसका डिसेंट, जेन्युइन डिसेंट,
उस तरह से पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, नेशनल पॉलिसीज में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो तब भी लोग हथियार उठाकर अपने गम और गुस्से का इजहार करते हैं। जहां तक लेफ्ट का ताल्लुक है, अमेरिकन लेफ्ट की एक बड़ी ट्रेडिशन है टू इन्वॉल्व इन वायलेंस, लेकिन अभी तक उनका जो रद्द अमल है वो सिर्फ मुजाहिरों, जलसे जुलूसों तक महदूद है। तो आज का ये जो अटैक है, इससे यकीनन एक और दफा ये वाजे हो चुका है कि ट्रंप एक अनपॉपुलर जंग लड़ रहे हैं, और अगर ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ ब्लॉकेड के जरिए ईरान को मजबूर कर देंगे घुटने टेकने पर, तो इनके ऊपर भी कई प्रेशर्स हैं जिनका ये सामना शायद बर्दाश्त ना कर पाए आने वाले चंद हफ्तों में। इनकी पॉपुलैरिटी इस वक्त शायद 25% से भी ज्यादा नहीं है। 75% ऑफ अमेरिकन थिंक कि अमेरिका की अपनी जंग नहीं है। तो ये वो प्रेशर्स हैं जो ट्रंप को मजबूर करेंगे आने वाले दिनों में टू रिकंसीडर इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स ईरान। डॉक्टर खुर्रम साहब, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जल साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। जल साहब, व्हेन वी टॉक अबाउट डिप्लोमेसी, और वो अपने फुल स्विंग में हमें नज़र आ रही है, पाकिस्तान तो मैक्सिमम कोशिश कर रहा है। जो बात एक हो रही है कि ये जंग ज़्यादा अरसे नहीं चल सकेगी, इस पे 3-4 जो बड़े बड़े आप ये कह सकते हैं रिसर्चर हैं, उनकी रिसर्चेस भी शाया होने वाली हैं इस जंग के हवाले से भी। और जो उनसे मेरी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि दुनिया में जितने आलमी मुआहदे हुए हैं, अगर वो 5-6 साल लेते थे निगोसिएशंस का, जैसे JCPOA डील है 2009 से शुरू हुई, 2015 में फिर एंड हुई, फिर आपने वियतनाम पैक्ट में आप देख लें, वियतनाम से जब उनका मुआहदा हुआ 1968 से शुरू हुआ, 1973 तक गया। उन्होंने कहा कि ये वो अलग डायनेमिक्स थे। अब जो ये डायनेमिक्स हैं, मतलब आबनाए हुरमस बंद रही 6 हफ्तों के लिए, तो बिल्कुल हालात ही तब्दील होकर रह जाएंगे, दुनिया में कहत साली आ जाएगी। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग कि आप क्या समझते हैं कि कितने अरसे तक हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं, दोनों एक नेवल ब्लॉकेट भी रहे और आबनाए हुरमस भी बन रहे? देखिए, मेरे नज़दीक कोई भी दो सिचुएशन में टोटली एनवायरनमेंट एक जैसी नहीं होती। ये जो जंग है, जो कि ट्राइलेटरल शुरू हुई, इजराइल और अमेरिका एक साइड पे और ईरान दूसरी साइड पे, अब ये ग्लोबल इशू बन चुका है। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ब्लॉक होने से ना सिर्फ पूरी दुनिया की इकोनॉमी अफेक्टेड है, पूरी दुनिया का जो ऑयल सप्लाई अफेक्टेड है, बल्कि विद इन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी मैं आज देख रहा था कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन रहा है। मेरा ख्याल है कि इफ आई कैन करेक्टली रिमेंबर, किसी नेवल ऑफिसर ने मेंशन किया कि समथिंग लाइक 2000 शिप्स विद 20,000 सेलर्स इस वक्त स्ट्रैंडेड हैं, और उनकी जब दे आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फूड एंड दे आर फेसिंग हाइजीनिक अनहाइजीनिक कंडीशंस। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी बन रहा है, इसी में से जन्म ले रहा है। तो अमेरिका चूंकि एक सुपर पावर है, उनको जंग में वो कुछ हासिल नहीं हो सका जो वो हासिल करना चाह रहे थे, लेकिन उनके लिए ये भी बहुत मुश्किल प्रपोजिशन है कि वो बगैर कुछ हासिल किए इस जंग को क्लोज डाउन करते हैं। अब अमेरिका इज लुकिंग फॉर अ फेस सेविंग। मेरी ये एस्टिमेशन थी, मेरा ये असेसमेंट थी कि प्रोबेबली न्यूक्लियर के ऊपर कोई ना कोई ऐसी एग्रीमेंट हो जाएगा जिसको अमेरिका विल फ्लैग इट एज अ वॉर ट्रॉफी, और उसकी बेसिस के ऊपर ये जो है जंग का क्लोजर हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरानियंस अभी तक बात नहीं कर रहे, ईरानियंस उन कंडीशंस पे एग्री नहीं हो रहे जो अमेरिका ले डाउन कर रहा है, जिसकी वजह से एक तत्ल आ गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि सूनर और लेटर, जो बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा, बहुत जल्द आप देखेंगे। मुझे पता चला है कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का फिर एक दौरा कर रहे हैं। यूएस का जो लॉजिस्टिक एलिमेंट है वो ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद है। तो ये हुई है, सिर्फ दोनों पार्टीज की एग्रीमेंट की वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं। द मोमेंट दे एग्री, द टॉक्स कैन स्टार्ट इमीडिएटली। तो मैं ये फोर्स करता हूं कि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। हाँ साहब, जो प्रोविड कंडीशन रखी गई हैं नेवल ब्लॉकेट हटाने की, जो मसूद पेज़ेश्कियान साहब से आज भी बात हुई है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तकरीबन 40 मिनट की गुफ्तगू जारी रही है। उन्होंने कहा कि हम किसी प्रेशर में आकर कोई डील नहीं करेंगे, आपके साथ निगोसिएशंस में नहीं बैठेंगे। तो प्रेशर हटाने का मतलब है नेवल ब्लॉकेट हटाना। डोनाल्ड ट्रंप ने इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए सीज़ फायर अनाउंस कर दिया, बट नेवल ब्लॉकेट इज देयर। Who will blink first? What do you think? Naval blockade भी आबनाए हुरमस भी बंद है।
देखिए जैदी साहब, मैं ये समझता हूँ कि नेवल ब्लॉकेट जो है वो एक ऐसा स्टेप है अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, क्योंकि जबकि फील्ड मार्शल साहब ने 3 दिन जाके तेहरान में जिस तरह कन्विंस किया पासदारान इनकलाब को और मसूद पेज़ेशकियान को और सबको कि जी आप फौरी तौर पर अपना हरमुज खोल दें, और उसका मकसद ही सिर्फ ये था कि मुज़ाकरात में वो जो पहले राउंड में जो बात की जा रही थी कि चंद इंच की दूरी पे हैं, बहुत सारे मामला तय पाके हैं, तो उसको फाइनल शक्ल में लाया जाए। बदकिस्मती से ये ऐसा एक प्रोवोकेटेड एक्शन लिया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जिसने सारे मामलात को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। ये वही मामला है जैसे अमान में मुज़ाकरात चल रहे थे और बिल्कुल आखिरी स्टेज पे जाकर एकदम से आपने ईरान पर हमला कर दिया, बमबारी शुरू कर दी, उनकी लीडरशिप को शहीद कर दिया और उसके बाद फिर एक जंग शुरू हो गई और मामलात कहीं चले गए। यहाँ पर मैं बार बार एक बात कहता हूँ और आप सारी अगर सिचुएशन को जायजा लें तो वो अगेन अगर आप फॉक्स न्यूज और दूसरे जो फाइनेंशियल टाइम्स और सारे को स्टडी करें, वो जो जूइश फैक्टर है, जो स्पॉइलर है इसराइल का, वो यहाँ पर काम कर जाता है कि जी आप जवाबी तौर पर ये करें ताकि ये जैसे अभी सर कह रहे थे कि जी दोनों अपनी ट्रॉफी रखना चाह रहे हैं, अपना हाथ ऊंचा शो करना चाह रहे हैं, फेस सेविंग विद अ विनिंग एटीट्यूड लाना चाह रहे हैं। जबकि मैं ये समझता हूं कि दोनों को ये अंडरस्टैंड करना होगा कि इस जंग में दोनों बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं, बर्स्ट आउट हुए हैं। ईरान ने रेजिलियंस भी शो कर दी है लेकिन वहां ईरान के डैमेज भी बहुत हुए हैं। उसी जगह पर अमेरिका का F-35 गिरा है, F-15 गिरा है, उसके बाद उनके नेवल के आप देखें वेसल्स को पीछे जाना पड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे। तो मजबूरी तौर पर अगर ये अपना हरमुज का ब्लॉकेड खत्म कर देते हैं किसी भी बहाने से, तो मैं समझता हूँ बड़ी तेजी से मामलात जो है वो सेटलमेंट की तरफ चले जाएंगे। और दोनों के पास मैं अगर जितना भी अभी लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन आ रही है, इवन न्यूक्लियर तक के ऊपर मैकेनिज्म के ऊपर काफी सारा एग्रीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। उस एग्रीमेंट के अंदर हैंड ओवर का स्टेज जो है उस पर ईरान नहीं मानेगा, लेकिन उसको जो है उसकी वो जो एनरिचमेंट का लेवल है वो दोबारा लेस देन 3% पे आ जाएगा और बहुत सारी चीजों के ऊपर वो जो है कॉम्प्रोमाइज की बड़ा क्लियर इंडिकेशंस हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आपने हुर्मुज का ब्लॉकेट जो है यहाँ पर सदर ट्रंप को कहीं ना कहीं लचक दिखानी होगी ताकि मामलात आगे बढ़ सके। डॉक्टर खुर्रम साहब, व्हेन वी लिसन टू अमेरिकन मीडिया, वो ये कहते हैं कि ट्रंप जो है JCPOA डील से बेटर कोई चीज़ चाह रहे हैं जो बराक ओबामा की जानिब से आवाम को दी गई, और उसमें भी आपको पता है कि ये तो हम 94 से देख रहे हैं कि जिसमें नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान जो है न्यूक्लियर बम बनाने लगा, लेकिन फाइनली अमेरिका उसको कहीं ना कहीं जाके एड्रेस करता है। तो वो क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन के लिए दें और फिर उसको विक्ट्री क्लेम की जाए, पॉलिटिकल माइलेज ली जाए, मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं, कैसे वो एक JCPOA से बेहतर डील दे सकेंगे? मामलात यहाँ पे रुके हुए हैं एज़ पर फरीद ज़करिया, जो मुख्तलिफ उनके कमेंटेटर्स हैं फॉरेन अफेयर्स पे नज़र रखे हुए हैं। आप क्या समझते हैं? अगर ट्रंप की आप शख्सियत पर नजर दौड़ाएं तो इनका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का एक फ्रेम है वो टेक्निकली आमतौर पे मॉनेटरी टर्म में ज्यादा होता है। तो JCPOA में हमें देखना पड़ेगा कि ईरान ने क्या रियायतें ली अमेरिका से मॉनेटरली और बदले में क्या दिया। ईरान ने IAEA को एक्सेस दी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम तक, उनको ये यकीन दहानी करवाई कि सिर्फ सिविलियन मकासद के लिए यूरेनियम अफजूदगी होगी, और उसके बदले में प्रेसिडेंट ओबामा ने ईरान के जो मुंजमद असासे थे उसमें से गालबन कोई 18 या 20 अरब डॉलर के करीब रिलीज किए थे। और ये वो 18 से 20 अरब डॉलर वो थे जो अमेरिका ने अपने बैंक्स में से नहीं दिए थे, बल्कि ये वो असासे थे जो दूसरे ममालिक में फ्रीज थे। और जब अमेरिका ने अप्रूवल दे दिया तो उन ममालिक ने ये असासे ईरान के हवाले कर दिए। तो अब भी ईरानियंस की डिमांड यही थी कि अब ईरान के जो मुंजमद असासे हैं उनकी तकरीबन मालियत भी 100 अरब डॉलर के करीब बनती है, और उनमें से अक्सर वो अमेरिका के पास हैं भी नहीं। वो कतर में हैं, वो चीन में हैं, कुछ इंडिया में हैं। और अगर सिर्फ अमेरिका वो सैंक्शंस रिमूव कर लेता है तो ये ममालिक एज पर इंटरनेशनल बैंकिंग रूल्स वो पैसा ईरान को वापस कर देंगे, और ईरान उस फंड को फ्रेम कर सकेगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के सामने एज वॉर रेपरेशंस। क्योंकि देखिए ईरान का नुकसान हुआ है, सारी पॉलिटिकल लीडरशिप शहीद हो चुकी है, मिलिट्री लीडरशिप डीकैपिटेशन हुई है, 3000 के करीब शहादतें हुई हैं। तो अब इस किसी भी सूरत में रेपरेशंस के बगैर डिसएंगेज करना वो ईरानियन रिजीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। और ईरानी हुकूमत ऑलरेडी आपने देखा था जंग से पहले
कि एक बहुत बड़े स्ट्रेस में थी, वहां पर बहुत बड़े अवामी मुजाहरे चल रहे थे जिनको कुचलने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया गया। तकरीबन 3 से 5 हजार ईरानी उसमें मारे गए। लेकिन इस जंग का एक इंटरनल फायदा भी हो रहा है ईरानियन रजीम को, कि वो जो एक इंटरनल कोहेशन ईरान खो बैठा था, वो अब ईरान ने दोबारा हासिल कर ली है। अब ईरान का हर शख्स, वो सख्त गिर हो, वो इतदाल पसंद हो, वो ईरानी बन के सोच रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एज है जो ईरानियन हुकूमत ने हासिल किया है। और जंग जितनी प्रोलॉन्ग होगी, ये इंटरनल कोहेशन उतनी ही बढ़ेगी। एक्सटर्नली ईरान को फायदा हो रहा है, क्योंकि इसका जो इमेज था, पहले लोग कहते थे ईरान पर बात होगी ईरान की गैर मौजूदगी में, आज ईरान बात कर रहा है अमेरिका के साथ। तो ईरान ने साबित कर दिया है कि हम बैटलफील्ड में भी वी कैन होल्ड आवर ग्राउंड्स, और उसके बाद फिर जो मुस्तकबिल है उसका तयन हम खुद करेंगे, हम पर कोई चीज मुसल्लत नहीं की। जन साहब, आप क्या समझते हैं 120 अरब के गालिबन जो असासे बताए जा रहे हैं, डू यू थिंक सो कि ये सारे असासे गैर मुंजमद असासे जो हैं डी फ्रीज किए जाएंगे, या फिर आप ये समझते हैं कि इनमें से कुछ जैसे JCPOA डील में हुआ था कि तकरीबन 18 अरब डॉलर के असासे जो है उनको डी फ्रीज कर दिया गया था? आपकी क्या राय है इस पर? और फिर न्यूक्लियर के मामले में, एनरिचमेंट के मामले में, वो कहते हैं कि हम न्यूक्लियर को डाइल्यूट कर लेंगे, तो इसके हवाले से भी बता दीजिएगा अपना नुक्ता नज़र। देखिए, मेरी असेसमेंट में जो बड़ी बंदिश ईरान के रास्ते में न्यूक्लियर वेपन ना एक्वायर करने की, वो फतवा है जो इमाम खुमैनी का है कि ये अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हैं और इलीगल वेपन्स हैं। मेरे नज़दीक बड़ी बंदिश वो नहीं है जो अमेरिका इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है। मेरे नज़दीक ईरानियंस का वैसे भी कोई इंटेंट नहीं था, लेकिन अमेरिका जो है वो, चाहे जाहिर है जो भी प्लानर्स होते हैं वो कैपेबिलिटी एलिमिनेट करना चाहते हैं, बिकॉज इंटेंशन तो किसी वक्त भी चेंज हो सकती है। तो 60% इनरिचमेंट जो इनरिच यूरेनियम ऑलरेडी ईरान के पास मौजूद है, वो कंसर्न अमेरिका के वो किसी टाइम पे भी उसको फर्दर इनरिच करके तो न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं अगर उनकी इंटेंशन चेंज हो। इसी पे अमेरिका फोकस कर रहा है। चूंकि ये सारी जितनी भी कंडीशनलिटीज हैं, कुछ अमेरिका की डिमांड्स हैं, कुछ ईरान की डिमांड है, ये सब की सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। अगर अमेरिका अपनी कंडीशनलिटीज में मेजर चीज अचीव कर सकता है, तो हो सकता है कि जो कंसेशंस ईरान को मिले वो बड़ी हों, और अगर ईरान वो डिनाई करता है, जो अभी तक नजर आ रहा है, तो फिर वो जो रिलैक्सेशन मिलेंगी वो छोटी होंगी। तमाम पूरी अमाउंट का एकदम डीप फ्रीज होना मेरे नज़दीक कम चांसेस हैं। ये डेफिनेटली फेजेस में होगा, और कुछ वो जो है बेंचमार्क डिसाइड होंगे कि ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। तो ग्रेजुएटेड ये डीप फ्रीजिंग होगी, ना कि मुकम्मल अमाउंट जो है वो एकदम डीप फ्रीज हो जाए, अनलेस ईरान जो है वो हर चीज़ पे एग्री कर दे, जो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो रिवर्स भी कर दे अपनी एनरिचमेंट को, अपना एनरिच यूरेनियम हैंड ओवर भी कर दे, और हर तरह की एश्योरेंस भी दे दे, जिसके चांसेस कम है। अदरवाइज जिस तरीके से चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये फेज्ड और ग्रेजुएटेड डीप फ्रीजिंग होगी। हामिद साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह से ट्रंप ने मैसेज किया जर्नलिस्ट को कि कम होम, और इसके साथ फिर उन्होंने सिक्योरिटी एपरेटस भी वापस बुलाने का कह लिया, फिर ट्रंप की जानिब से स्टेटमेंट आई कि वी आर जस्ट अ कॉल अवे, उसके बाद फिर हमने अब्बास इराक़ची का भी देखा, उनका वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन विद पाकिस्तान। तो आप आने वाले हफ्ते में देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात होंगे दोबारा से? देखिए, बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। एक्चुअली ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद अब्बास इराक़ची साहब अपना जो स्टे है वो एक्सटेंड कर देंगे, या वो एलानिया तौर पर जाएंगे जी कि मैं चंद घंटों के लिए मस्कत जा रहा हूँ और फिर वापस आ रहा हूँ, ताकि जो अमेरिकन डेलीगेशन जो बिल्कुल अनरूट बैठा था स्टीव विटकॉफ और जेरेड किशनर की शक्ल में, वो आ जाता। सैडली वो नहीं हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं वो बड़ी जोरों शोर से जारी हैं। ईरान के साथ जो मामलात हैं, अब पाकिस्तान ने उनको अमेरिका के साथ फाइनलाइज करना है। ईरान की सारी जो डिमांड्स कह लें, लिमिटेशंस कह लें, रेड लाइंस और डेड लाइंस देख लें, और जो उसने कहा है कि मैक्सिमम कंप्रोमाइज करेगा, उसके अंदर क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सारी चीजें अगर अमेरिका के साथ एक बार एग्रीड हो जाती हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि अगले 3-4 दिनों में वेडनेसडे तक शायद दोबारा से मुज़ाकरात भी हो जाएं और पाकिस्तान जो है उसको होस्ट भी करे। एक्चुअली एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान ने जो माशाल्लाह इससे जो अपना किरदार और जो मुकाम बना लिया है, अब ये मुज़ाकरात अगर फाइनली किसी और जगह पे भी होंगे तो क्रेडिट विल बी इन पाकिस्तान फेवर। ये ऐसी बात नहीं है कि अगर ये मुज़ाकरात कहीं मिस्र में हो जाएं या तुर्की में हो जाएं या कहीं और हो जाएं, ये पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा कर लिया है
कंटिन्यूटी से कर रहा है। और अब जो चीजें फाइनलाइज हो रही हैं उसके अंदर 80% चांसेस यही हैं कि इस्लामाबाद टॉक्स ही होंगी दूसरा या तीसरा राउंड। लेकिन अगर फॉर अ हाइपोथेटिकल सेक अगर मैं कहूं कि कहीं और भी हो जाए तो पाकिस्तान हैज डन देयर जॉब एंड देयर क्रेडिट पाकिस्तान को जाएगा, जाहिर बात है, इनिशिएट इसने किया। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। खुर्रम इकबाल साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगा। आप नए हुरमस की अगर बात की जाए, ओमान का विजिट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट तस्वर हो रहा है, और इससे कबल जो अंडरस्टैंडिंग है कि ओमान और ईरान मिलकर दोनों वहाँ पे टैक्सेशन करें, विल इट बी अ सेफ एंड फ्री पैसेज फॉर द वर्ल्ड और द वर्ल्ड नीड्स टू पे नाउ? व्हाट डू यू थिंक? ईरान और ओमान इस ब्लॉकेड को एज अ बार्गेनिंग चिप तो इस्तेमाल कर सकते थे अनलेस अमेरिका इम्पोज्ड इट्स ऑन ब्लॉकेड। लेकिन अब इन दोनों ममालिक ने वो इसकी जो वैल्यू थी बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करने वाली, वो भी खो दी है। क्योंकि देखिए, आबनाए हुर्मुज हो, आबनाए मलाका हो, बाबुल मंदिब हो, ये अनक्लॉज के मुताबिक ये ग्लोबल कॉमन्स हैं। पूरी दुनिया की ट्रेड का दारोमदार समंदर पे है। और अगर फर्ज किया ये एक न्यू नॉर्मल सेट हो जाता, जिसके इम्कानात ना होने के बराबर हैं, क्योंकि ईरान के इस मुतालबे पर ईरान के जो दोस्त ममालिक हैं वो भी रजामंद नहीं थे। चीन ने भी पिछले हफ्ते अमेरिकन ब्लॉकेड से पहले ईरान से ये मुतालबा किया था कि आप आबनाए हुर्मुज को खोल दें। तो अब अगर फर्ज किया ये सॉवरन टेरिटरी आप तस्लीम कर भी लेते हैं ईरान की, और ईरान को वहां से आप टोल टैक्स इकट्ठा करने की इजाजत दे देते हैं, तो इंडोनेशिया ने भी इंडिकेट किया पिछले हफ्ते कि अगर ऐसा होता है तो फिर हम स्ट्रेट ऑफ मलाका में हम टैक्स इकट्ठा करेंगे। अब स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है वो आबनाए हुर्मुज की निस्बत ज्यादा नैरो है। जो नैरोएस्ट पॉइंट है आबनाए हुर्मुज का वो 21 नॉटिकल माइल है, जबकि आबनाए हुर्मुज का नैरोएस्ट पॉइंट तकरीबन 2 नॉटिकल माइल है। तो अब अगर इंडोनेशिया आबनाए मलाका 22 नॉटिकल माइल तक तो आई गेस टेरिटोरियल वाटर्स भी है ना? ये तो 12 नॉटिकल माइल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये आपको फिर 1200 रुपए लीटर भी नहीं मिलेगा। जी 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल्स जी। तो आप डॉक्टर साहब आपसे, खुर्रम साहब, आप नहीं समझते 12 नॉटिकल माइल्स अगर टेरिटोरियल वाटर्स हैं आपके, उसमें अगर ईरान क्लेम करता है कि नहीं, चूंकि आप हमसे गुजरेंगे, और सुएज और पनामा केनाल की भी हमारे सामने मिसालें हैं कि वहां पे भी लिया जाती है टैक्सेशन, तो फिर आपका क्या आंसर होगा इसमें? ये बात अधूरी रह जाएगी। टेरिटोरियल वाटर अनक्लॉज के मुताबिक राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज होता है। राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज यही है कि जो अनआर्म्ड मूवमेंट है ट्रांसपोर्ट की वो जारी रहेगी, तब जाके टेरिटोरियल वाटर्स का जो राइट है वो तस्लीम होता है। ठीक, जल साहब, आपका इस पे क्या नुक्ता नजर है, खसूसन आबनाए हुर्मुज के हवाले से टैक्सेशन और उसके हवाले से ईरान की मैक्सिमम कोशिश है, चूंकि वो कहते हैं कि हमने वहाँ पे अपनी पावर मैनिफेस्ट कर लिया है, हम ओमान के साथ मैकेनिज्म बनाएंगे, उनकी असम्बली में इस बारे में लेजिस्लेटिव वर्क हो रहा है जो हमें ज़राए बता रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखिए, जो डॉक्टर खुर्रम बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल लीगैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है। ये तीनों जो चोक पॉइंट्स हैं, बाबुल मंदब, आबनाए हुर्मुज और स्टेट ऑफ मलाका, ये ग्लोबल कॉमन्स हैं और इसके ऊपर किसी का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। लेकिन चूंकि हम एक एबनॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ईरान के ऊपर अटैक होया हुआ है, वो जैसे हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो ईरान जो है वो अपने जो भी उसके लिवरेजेस हैं वो एक्सरसाइज करेगा। अगर सिचुएशन नॉर्मल होती, अटैक ना होता, तो शायद ईरान के पास ये जस्टिफिकेशन नहीं थी। लेकिन चूंकि ईरान के ऊपर अटैक किया गया, एग्रेशन की गई, तो ईरान इसको एज अ लेवरेज यूज कर रहा है, और वो उसका ये ख्याल है कि उनका भी हक बनता है, जैसे बाकी ये स्वेज कैनाल और पनामा कैनाल में इस तरह के जो चार्जेस लिए जाते हैं। तो ये जब नेगोशिएशन पे बैठते हैं तो जाहिर है इन चीज़ों के ऊपर ही बातचीत होगी। कुछ चीज़ों में ईरान बेनिफिट लेगा, कुछ में अमेरिका लेगा, और इस पर्टिकुलर इशू पे शायद ईरान जो है वो कोई ना कोई ऐसी नेगोशिएटेड सेटलमेंट ले कि इफ नॉट कंप्लीटली तो उसका पार्शियल कुछ ना कुछ उसका गेन हो, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से जो भी निकलती हैं चीज़ें उनका। डॉक्टर हामिद साहब, व्हाट डू यू थिंक कि इस सिचुएशन से जो राइट नाउ है, हमने जाहिर बात है फिर अगर निगोशिएशंस की तरफ जाते हैं तो कुछ ले या दे होती है,
क्या हम दोबारा से एस्केलेशन की तरफ मूव कर सकते हैं? मैं आप तीनों से पूछूंगा कि बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोगों की सारी देखिए, नजरें इस पे हैं कि हम क्या दोबारा से किसी जंग की तरफ जा सकते हैं, दोनों फरीकैन क्या दोबारा से एग्रेशन में आ सकते हैं? समंदर में अभी ये जो सीज फायर की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, इसका जहाज कैप्चर कर लिया, उसका जहाज कैप्चर कर लिया, ये क्या हमें एरियल स्ट्राइक के थ्रू दोबारा नजर आएगी? जैदी साहब, सूरत हाल तो बड़ी फ्रेजाइल है। देखिए, जब दो ताकतें एक दूसरे के सामने होती हैं और एक आर्जी जंगबंदी होती है, उसके अंदर एक छोटी सी चिंगारी भी दोबारा जो है वो शोला भड़का सकती है और दोबारा जंग शुरू हो सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि दोनों की तरफ से ये बड़ा क्लियर रिजॉल्व है कि जंग जो है वो अगर अगले फेज में गई तो वो बड़ी खतरनाक होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़ा वाज़ेह इख्तिलाफ था अमेरिकन पेंटागन के अंदर और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और उसमें हमने देखा कि आर्मी चीफ से इस्तीफा लेना पड़ा, क्योंकि बूट्स ऑन द ग्राउंड जो है वो वाइबल नहीं है अमेरिकन आर्मी के लिए किसी भी सूरत। वो वन वे सुसाइड मिशन होगा। दूसरे एंड के ऊपर जो बात कर रहे हैं कि जी ब्लॉकेड ऑफ आपने हरमुज के ऊपर भी उन्होंने बूट्स ऑन द सी उतार दिए हुए हैं, यानी कि शिप्स भी जो हैं वो अगर जंग हो जाती है, दोबारा सीज फायर वाला खत्म हो जाता है, तो ये सारे शिप्स जो हैं ये ईरान के लिए सिटिंग डक्स की तरह होंगे। अमेरिका का बहुत ज्यादा जो है वो लॉसेस होंगे इन टर्म्स ऑफ देयर मैरीन्स, दो के वो इंटरसेप्ट करेंगे, सारा कुछ करेंगे, बट स्टिल यू आर वेरी वल्नरेबल इन द सी। आई थिंक उसकी ना तो बड़ी कैपेसिटी होती है पीछे भागने की, और 5 नॉटिकल माइल की स्पीड होती है, और बहुत सारी चीजें कंसीडर होती हैं। दे बिकम वेरी वल्नरेबल द सोल्जर्स इन द सी। तीसरी बात यह है कि जो भी हम आपने हुर्मुज की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इसके अंदर एक मैकेनिज्म और डिस्कस हुआ है कि जो ईरान का जो जंगी नुकसान हुआ है उसके लिए कोई टाइम फ्रेम तय कर लिया जाए, 5 साल या 10 साल, और उसके अंदर कुछ उसको शेयर दिया जाए इन टर्म्स ऑफ टॉल या इन टर्म्स ऑफ टैरिफ। लेकिन वो टैरिफ इस तरह का होगा कि वो यूनिवर्सल हो जाएगा इंस्टेड ऑफ हैविंग ऑन एवरी शिप। सो बहुत सारे फार्मूले जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इट कम्स टू एंड। आखिरी बात मैं कहूंगा कि मैं ये समझता हूं कि फेस सेविंग दोनों को चाहिए। जब दोनों को फेस सेविंग चाहिए तो मेरा ख्याल ये है कि दोनों जंगबंदी को हर हालत में मेंटेन रखना चाहेंगे। अगेन स्पॉइलर इज इसराइल, जो लबनान में मुसलसल जंगबंदी की खिलाफवर्जी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर साहब, इस पे मैं डॉक्टर खुरम से पूछना चाहूंगा, बिकॉज व्हेन वी टॉक्स अबाउट द स्पॉयलर्स रोल, हमने देखा कि 3 हफ्ते के लिए जंगबंदी की गई बिटवीन इसराइल एंड लेबनान, और आज की खबर ये है कि जो नेतन्याहू हैं उनके कहने पर दोबारा से बमबारी की गई लेबनान में। व्हाट इट सिग्निफाइज? डॉक्टर खुरम साहब, योर टर्न। जी, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं 2 नुक्तों पे बात करना चाहूंगा, इलीगैलिटी ऑफ वॉर और सुएज और पनामा कनाल का जो आपने जिक्र किया था। देखिए, जनरल शब्बीर सालेक हमारे सीनियर हैं और हमने इन्हीं से इख्तलाफ करना सीखा है। इलीगैलिटी ऑफ वॉर की अगर हम बात कर लें तो फिर अगर ईरान की नाकाबंदी जायज है तो फिर ईरान की भी, अमेरिका की भी नाकाबंदी जो नेवल ब्लॉकेड है वो भी फिर जायज है। अगर ताकत ने ही हर चीज को डिटरमिन करना है तो फिर तो निगोशिएशंस वुड फ्लटर, वो तो बिल्कुल उनका कोई जवाब नहीं पैदा होता है। नंबर 2, जो सुएज कनाल और पनामा के हवाले से पूरे पाकिस्तानी मीडिया में बात हो रही है, ये गलत है। सुएज कनाल, पनामा कनाल, ये मैन मेड कनाल्स हैं। ये उन मुल्कों ने बनाई हैं, उन्होंने सहूलत फराहम की है और उस सहूलत के बदले वो सर्विसेज चार्जेस लेते हैं। तो मेरे साथी पैनलिस्ट अभी जो बात कर रहे थे वो एक दरमियान का रास्ता है, और मोस्ट प्रॉब्ली उसी पे कोई एग्रीमेंट होगा कि या तो एक चंद अरसे के लिए ईरान का जो राइट है टोल टैक्स का वहां से उसको तस्लीम कर लिया जाए, या फिर जो ईरान के फ्रोजन एसेट्स हैं उनको डीफ्रीज करके उसकी मद में वो हर्जाने की रकम अदा कर दी जाए। आपका जो दूसरा सवाल है इजराइल के हवाले से, इजराइल के मुंह को खून लग चुका है। अब अगर अमेरिका और ईरान की परमानेंट सीज फायर हो भी जाती है, उसके बावजूद भी इसराइल ईरान के खिलाफ ये मिस एडवेंचरिज्म जारी रखेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे इसने गजा के खिलाफ जारी रखी हुई है। सीज फायर ऑफिशियली हुए कई महीने हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये वहां पर मासूम बच्चों को मार रहे हैं, मासूम शहरियों को मार रहे हैं। लबनान में ऑफिशियल सीज फायर हुआ था चंद हफ्ते पहले, उसकी भी ये वायलेशन कर रहे हैं। तो इजराइल में इस वक्त जो माइंडसेट इस वक्त इनकी पॉलिसी को गाइड कर रहा है वो इवेंजेलिकल माइंडसेट है। उनके नजदीक कोई रैशनल गेन्स नहीं है इस जंग के। वो तो ये समझते हैं कि शायद बस इस जंग के बाद एक मुकम्मल तबाही होगी और वो एक एंटी क्राइस्ट का जो फिगर यहूदी सहीफों में मौजूद है वो आएगा और उससे यहूदियों की निजात मुमकिन होगी। तो वो जो माइंडसेट वहां पर इस वक्त ऑपरेट कर रहा है, उसका इलाज मैं समझता हूँ ईरान के
कंजर्वेटिव्स के पास ही है, वो ना पाकिस्तान के पास है ना शायद अमेरिका के पास है। जनरल समरेज साहब, यही अगर बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बिकॉज ईरान पर्टिकुलरली जिस बात पे फोकस कर रहा है वो ये कह रहा है कि हमको आपकी आर्जी तौर पर जंग बंदी या फिर आर्जी तौर पर आपका ये कहना कि ठीक है हम मुआहदा कर लेते हैं, ये कबूल नहीं है। आप हमें ये गारंटी दें, जिस तरह 12 दिन की जंग के बाद 1 साल के अंदर दोबारा आप हम पर चढ़ दौड़े, आप हम पर दोबारा नहीं चढ़ दौड़ेंगे। अब डॉक्टर खुर्रम साहब ने भी जो बात की, आपके आखिरी अल्फाज इस पर चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि ये गारंटी कौन देगा कि इसराइल जो है वो हमला नहीं करेगा? यहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इसराइल को कहते हैं कि मैं बड़ा सख्त नाराज हूँ नेतन्याहू से, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसके बावजूद हम हमले देखते हैं। देखिए, इजराइल मेरे नज़दीक एक ग्लोबल बुली बन चुका है, और जो जिन्होंने उसको बनाया था, जो पावर्स, वेस्टर्न पावर्स जिन्होंने इजराइल को क्रिएट किया, उन्हीं के लिए दर्द सर बन चुका है। पहले अगर हम समझते थे कि इजराइल प्रॉक्सी है यूएस की, तो अब ऐसे लगता है कि यूएस इज बिकमिंग प्रॉक्सी ऑफ इजराइल, और यूएस को मजबूरन कई काम ऐसे करने पड़ते हैं जो कि उसके लिए बेहतर नहीं है। ना सिर्फ इस जंग बल्कि पिछली जंग में जून 25 में भी इसी तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप फ्रस्ट्रेट हुए थे, एजिटेट हुए थे, एंड यूज फाउल लैंग्वेज अगेंस्ट इजराइल। लेकिन ये कि गारंटी तो जाहिर है इसराइल की नोबडी कैन गिव अदर देन द यूएस, या फिर गारंटी एक ही हो सकती है कि डेफरेंस इतनी स्ट्रांग हो, मुस्लिम ममालिक में यूनिटी हो जाए। जैसे पिछले दिनों अर्दोगान ने स्टेटमेंट दी थी कि अगर इसराइल ये कुछ करता है तो हम भी जंग में शामिल हो सकते हैं, तो फिर जाके डेफरेंस कोई गारंटी दे सकता है। अदरवाइज लेस देन यूएस तो कोई उसकी गारंटी नहीं दे सकता इसराइल की कि वो दे विल कंटिन्यू टू बिहेव। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का। नाज़रीन, वेरी वैल्यूएबल इनपुट बाय आवर स्टीम गेस्ट। हम यही उम्मीद करते हैं कि दुनिया जल्द इस बहरान से निकले। पाकिस्तान अपनी मैक्सिमम कोशिश कर रहा है, और इस कोशिशों के नतीजे में इंशाल्लाह अगर इसके असरात हुए तो उससे मुस्तफ़ीद पूरी दुनिया होगी। इसी पैगाम के साथ कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।